जय हिंद दोस्तों, मैं रमेश यादव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर महोदय में। दोस्तों आज सेकेंड क्लास है जो कि 700 का टारगेट लिया गया है। फिजिक्स का क्वेश्चन जो कि हमेशा यहां से रिपीट होते जाता है हर एग्जाम में। सेकेंड क्लास शुरू करते हैं। चलिए आइए, 30 तक हम लोग ने क्लास ले लिए थे, आज हम लोग 31 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है। तो ऑप्शन आपके पास है, आंसर आप लोग देते जाइएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 सहसंयोजक आकर्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिकी में टंकी परिपथ यानी टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है। आपके पास ऑप्शन है 4, उसमें आंसर दीजिए आप। प्रतिरोध एवं धारिता आएगा यानी रेसिस्टेंस है कैपेसिटेंस, आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 33 नंबर, कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलीज नालिका यानी ट्यूब, कुलीज ट्यूब जो है उसमें क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो एक्सरे किरणें। तो क्या ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 34 का, निम्नोक्त में किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत प्रदाय करने के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जंक्शन डायोड सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 35 नंबर कि गामा किरणें से क्या हो सकता है। अब देखिए गामा किरणें से क्या हो सकता है, तो जीन म्यूटेशन हो सकता है, ऑप्शन 1। चलिए ठीक है, 35 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके पास कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाले पदार्थ कौन सा है। अब देखिए ठोस अवस्था में कौन सा करंट पार करता है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास हीरा है, आयोडीन है, ग्रेफाइट है, सोडियम क्लोराइड है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट देखिए पेंसिल जो होता है, कट पेंसिल हम लोग लिखते हैं तो उससे क्या है, वो करंट पार कर जाता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 ग्रेफाइट। आइए 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। अब किसी गैस को द्रव में बदलना है तो कौन सी स्थिति सबसे अच्छी स्थित होती है, सरल विधि। तो उसमें क्या हो जाएगा, उच्च तापमान और कम दाब, आंसर 2 हो जाएगा। चलिए आप लोग भी आंसर देते जाइएगा और ये देखना है कि कितना सही आप लोग करते हैं। ये सब एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहीं से फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, तो प्रकाश का रंग आवृत्ति से संबंधित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। 39 नंबर में आ जाइए क्वेश्चन में कि ऑटोमोबाइल यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है। आपको सिद्धांत नीचे दिया गया है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ना वो पास्कल के नियम पर के काम करता है। तो देखिए ऑप्शन 3 में है पास्कल का नियम। चलिए आगे 40 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उष्मा सुचालक। अब देखिए इस ऑप्शन से आपको बताना है कि उष्मा का सबसे ज्यादा सुचालक कौन सा है। तो चलिए यहाँ क्या है, अल्कोहल, पारा, ईथर और पानी। तो इसमें सबसे ज्यादा पारा हो जाएगा उष्मा का सुचालक, क्योंकि हम लोग देखते हैं उष्मा थर्मामीटर में यूज होता है पारा का, जो कि डॉक्टर लोग यूज करते हैं बुखार नापने के लिए। चलिए आइए 41 नंबर में, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी माध्यम से क्या देखा जा सकता है, तो बैक्टीरिया और वायरस की संरचना यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो गया और विषाणु की संरचना जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 में, निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। अब आइए देखिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। सोनार का क्या है, सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो साउंड हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या हो जाएगा, सोनार का फुल फॉर्म, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सोनार क्या है हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ये क्या है, सोनार का फुल फॉर्म है और सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है,
कोई वस्तु अनियमित माने होगा क्या होगा कि कोई वस्तु खो गया तो उसको पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। आइए अब 42 का, चलिए 43 में आ जाइए। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। इस ऑप्शन 4 दिया गया, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर। अब देखिए ये चारों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए कि ये क्या क्या नापता है। तो देखिए हाइड्रोमीटर आपको क्या नापता है, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापता है। हाइड्रोमीटर ऑप्शन 1 में जो है हाइड्रोमीटर आप लोग नोट्स में ब्लॉग में लिखते जाइएगा, आप लोग एक कॉपी बनाते जाइए, उसको लिखते जाइए। हाइड्रोमीटर क्या होता है, अपेक्षित घनत्व मापता है, अपेक्षित घनत्व मापता है। और सेकेंड ऑप्शन है हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा, यही तो है हाइग्रोमीटर, वायु की अपेक्षित आर्द्रता मापता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, लैक्टोमीटर क्या करता है काम, दूध की, लैक्टोमीटर दूध नापने के काम करता है, दूध का। अच्छा चलिए बैरोमीटर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर ये आप लोग लिखते जाइएगा एक नोट्स बनाते हुए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन ठीक है अभी पूछ दिया हाइग्रोमीटर, लेकिन आगे हो सकता है पूछ दे कि बैरोमीटर, तो बैरोमीटर क्या हो जाएगा, वायु दाब मापने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको चारों क्लियर हो गया क्या, हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व मापता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है, और बैरोमीटर वायु दाब मापता है, और हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता मापता है। तो आंसर आपको यही पूछा था, वायु की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से होता है। 43 नंबर आप क्लियर हो गए। और बाकी ये भी लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो पॉज करके वीडियो लिख लीजिए। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 44 नंबर में जो कि है ये फिजिक्स में भी आता है और ज्योग्राफी में भी आता है क्वेश्चन, कि हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसा है। हमारी आकाश गंगा जो दूध श्रृंखला है, आकाश गंगा, उसका आकृति क्या है, तो क्या है, स्पाइरल है, स्पाइरल, इस तरह से स्पाइरल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलिए 44 तक क्लियर हो गया। अब आ जाइए 45 नंबर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होता है। ऑप्शन आपके पास है चारों, तापमान, दाब, घनत्व, और इनसे विकिरण के कारण। तो किन के कारण होता है, तापमान के कारण होता है भिन्न भिन्न रंग। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 45 क्लियर हो गए। चलिए आइए 46 में, निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होती है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लॉजिकल पूछा है घुराकर, कि रातों में कौन सा कलर जो कि सुविधाजनक होता है। तो देखिए सिग्नल में सबसे ज्यादा यूज कहाँ क्या क्या होता है, वो दिन के लिए भी होता है और रात के लिए भी होता है। तो क्या, लाल और हरा। लाल का देखिए क्या है, तरंगधर सबसे ज्यादा होता है, और विक्षेपण कम होता है। लाल का विक्षेपण कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का यूज होता है, और हरा का भी यूज होता है। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, लाल और हरा। कलर पर हमने एक वीडियो भी बना चुके हैं, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट से रंगों का वर्गीकरण में जाकर देख सकते हैं, उससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा अगर कलर से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन तो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसका 46 का आंसर 4 हो गया। चलिए 47 में, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन से आंसर दे सकते हैं। ऊनी कपड़े इसलिए गर्म रखते हैं क्योंकि वो उष्मा का कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब वो जो उष्मा अगर यहाँ ऑब्जर्व किया तो वो बाहर निकलने नहीं देता है, या बाहर से अंदर निकलने नहीं देते हैं। तो इसीलिए उसका उपयोग ऊनी कपड़े में किया जाता है ठंड के मौसम में, क्योंकि ये कुचालक होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ऊनी कुचालक होती है। चलिए 47 क्लियर हो गए। अब 48 आ जाइए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए, देखिए किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके दोलक की अवधि क्या होगी। अब देखिए ये मैथ है तो चलिए देखिए आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन से आंसर दे सकते हैं, अगर जानते हैं तो ठीक है, और यहां से आप इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल डाल दे तो वो भी बन जाएगा। देखिए टी बराबर होता है दोलक के लिए टी बराबर होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट यल।
टी क्या हो गया, ये टाइम हो गया, ये टी टाइम हो गया, टाइम को रिलेट करता है। और यल जो है कि लंबाई को रिलेट करता है, लोलक की लंबाई, है ना, लोलक की लंबाई, लोलक बोलते हैं दोलक, दोलक की लंबाई, है ना, ये दोलक की लंबाई है। अब बताइए अगर हम समय को बढ़ाएंगे तो दोलक क्या है, उसी रूट से बढ़ेगा। जैसे देखिए क्या बोला है कि 46 में क्या है, यही फॉर्मूला हो गया कि टी प्रोपोर्शनल टू रूट यल, यानी दोलक में रूट अगर आधा कर दिया जा रहा है तो समय भी आधा हो जाएगा। अगर यहाँ 2 से भागा दिया जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा। अगर ये 4 से गुना किया जाएगा तो ये भी 4 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि लंबाई आधी कर दी जा रही है, लंबाई जब आधी कर दी जा रही है तो समय भी क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 49 नंबर में क्वेश्चन में आ जाइए। कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, निम्न तापमान और निम्न तापमान पर जल वाष्प, निम्न तापमान पर जल वाष्प। देखिए कुहासा देखिए ज्यादातर के ठंड के मौसम में लगता है, तो टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है और वाष्पीकृत क्या होता है, उस वक्त उस तापमान जब कम रहेगा तो वाष्पीकृत भी कम होगा, तो इसी कारण वहां कुहासा लगता है। तो निम्न तापमान पर जल वाष्प, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है। बॉल को लपकते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी में निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? अब देखिए क्रिकेट में क्या होता है कि कैच रोकने वक्त हाथ को नीचे किया जाता है, तो किसको कम करने के लिए किया जाता है? रनिंग में बॉल आवेग में आ रहा है तो उसको अगर डायरेक्ट पकड़ेंगे तो हीट लगेगा और वो उछल सकता है, उसी को आवेग को कम करने के लिए पीछे हाथ खींचते हैं। तो किसको करने के लिए करते हैं? तो आवेग को करने के लिए। आवेग ऑप्शन आपके किस में है, 3 नंबर में है। चलिए ठीक है, आवेग बराबर क्या हो जाता है, ये भी आप लोग लिख लीजिए। आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल। आवेग बराबर ये फॉर्मूला होता है, बल गुने समय अंतराल, यानी जिस बल से लगेगा उसका समय अंतराल को कम करने के लिए ही हाथ को पीछे खींचा जाता है, उसे आवेग कहते हैं या संवेग में परिवर्तन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में है कि यदि वायु दाब मापी यंत्र की रीडिंग, यानी बैरोमीटर की रीडिंग जो है अचानक तेजी से गिरने लगे तो इससे क्या संकेत मिलते हैं मौसम को? तो इससे अगर अचानक गिरने लगा तो आंधी तूफान, अगर सहसा गिरा तो सिर्फ तूफान आने की संभावना है, और अचानक गिरा तो पूरा आंधी तूफान यानी भयंकर वाला होने की संभावना है। तो आपके पास ऑप्शन देख लीजिए कहां पे अत्यधिक आंधी तूफान, हाँ देखिए 2 नंबर में है अत्यधिक तूफानी होगी, और सहसा गिरेगा तो क्या बोले, तूफान की संभावना होगी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए 52 नंबर में कि किसी टावर के टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी दूरी पर गिरता है जो टावर के फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। तो यह बताइए कि कण द्वारा तय किया गया पथ निम्नलिखित में किसका भाग होगा? अब देखिए टावर से कोई चीज फेंका गया, मान के चलिए यहाँ टावर है, ये टावर है, ये टावर। अब यहां से कोई वस्तु को हमने हाथों से फेंका, तब फेंका तो देखिए कहीं भी अगर ऊपर भी फेंकते हैं तो ये क्या देखिए आके इस तरह बनेगा परवलय के द्वारा, या तो यहां से भी अगर ऐसे भी फेंकते हैं तो ये देखिए तो क्या है परवलय पथ द्वारा गिरेगा। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा परवलय। देखिए सेकंड नंबर में ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, 52 का 2 परवलय। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? ऑप्शन के अनुसार बढ़ती है, घटती है, वैसे ही रहती है या साथ गिर जाती है। तो देखिए माध्यम में अगर तापमान में वृद्धि हो तो प्रकाश से उसको कोई लेना देना नहीं है, तापमान कुछ भी हो, प्रकाश की चाल जो रहेगा वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वैसे ही रहती है। ऑप्शन कहाँ है आपके पास, देखिए 53 का 3 में ऑप्शन है कि वैसे ही रहती है, यानी कोई चेंज नहीं होता, तापमान से प्रकाश को कोई मतलब नहीं, वो अपना जो चाल है वही रहेगा। चलिए क्लियर हो गए, 3 हो जाएगा आंसर। चलिए 54 नंबर आ जाइए। 54 नंबर है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, अब ऑप्शन से आपको इसको मिलाना है। ये लॉजिकल क्वेश्चन होता है, ये जरूरी नहीं कि फिजिक्स है तो फिजिक्स में ही हम पढ़ेंगे,
ये लॉजिक आप लोग खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि शीतकाल में हमें कपड़े गर्म रखते, तो ऑप्शन से भी आप लोग छाड़ दीजिए। देखिए चारों ऑप्शन पढ़ते, उष्मा प्रदान करते हैं, नहीं, कोई भी कपड़ा आपको उष्मा प्रदान नहीं करता, ये निश्चित ही मान लीजिए, कितना ही महंगा कपड़ा पहन लीजिए। उष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, ये भी नहीं है। वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, ये भी नहीं है। शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, हाँ, शरीर में जो भी उष्मा है, अगर हम कितना भी कपड़ा पहन लिए, एक लेयर का पहने तो वो भी बाहर नहीं जाने देते। अगर डबल पहन लिए, डबल लेयर का अगर कपड़ा पहनते हैं तो वो और उष्मा को बाहर होने नहीं देते हैं। तो ऑप्शन यही 4 सही हो जाएगा कि शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। चलिए 54 नंबर क्लियर हो गया, आंसर 4 हो जाएगा। आइए 55 नंबर क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? चलिए रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। चलिए आंसर, आपका आंसर 3 हो जाएगा। वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा रेफ्रिजरेटर में शीतन होता है। चलिए आइए 56 नंबर क्वेश्चन है कि हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंगे के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? क्योंकि लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षेप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए 56 का आंसर हो गया आपका 2। आप लोग भी आंसर देते जाइएगा, एकदम क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, उसके बाद आप मिलाइए कि हाँ हम इतना सही कर रहे हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है नोल और उसका, रॉबर्ट कोच, लेवेनहॉक तो बैक्टीरिया का, सीपी। चलिए क्या हो जाएगा? नोल और रुस्का जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा 57 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 58 नंबर क्वेश्चन कि किसी कमरे के एक कोने में सेंट को खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किसके कारण होता है? अब जैसे एक सेंट को है, उसका शीशी खोल दिए एक जगह, तो वो पूरा रूम में फैल जाता है, तो ये किसके कारण होता है? तो ऑप्शन आपके पास है बाष्पीकरण के कारण, चलिए नहीं, बाष्पीकरण के कारण नहीं, बाष्पन के कारण वो भी नहीं, विसरण के कारण, हाँ विसरण के कारण फैल जाता है पूरा रूम में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 58 का 3। विसरण के कारण पूरा सेंट पूरा रूम में फैल जाता है, अगर ढक्कन खोल के रख दीजिएगा तो। चलिए क्लियर हो गए। 59 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंड होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण विकिरण है। क्या है इसका कारण? विकिरण है। चलिए 3 हो जाएगा आंसर 59 का। चलिए 60 में आ जाइए। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि? क्या बोला क्वेश्चन? फिर से देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होती है। क्या है? गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होती है, तब क्योंकि तुरंत उसके माप लिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 60 का 2 हो जाएगा। चलिए आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप में जो हम लोग चश्मा बाहर गर्मी के समय में निकलते हैं, तो वो चश्मा का जो कांच होता है किस प्रकार का होता है? आपके पास ऑप्शन है पायरेक्स, फ्लिंट, क्रूस कांच और क्रिस्टल। तो आंसर आपका हो जाएगा क्रूस कांच। क्या? क्रूस कांच का प्रयोग धूप चश्मे के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका 3 हो गया। चलिए क्लियर है। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में, पीछे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जब वायु दाब मापी का पठ्यांक सहसा गिर जाए तो यह किस बात का संकेत करता है? सहसा गिर जाए तो तूफान की, और अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान, यानी भयंकर वाली तूफान आ रहा है, कि आंधी तूफान पूरा आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? तूफान हो जाएगा फिलहाल के लिए। सहसा गिरा है तो तूफान हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली का सुचालक है। अब ये ऑप्शन से आपको छांटना कि बिजली किसका सुचालक, बिजली का सुचालक कौन है? चलिए शुष्क वायु, ऑप्शन नहीं, कागज, ये भी नहीं, मिट्टी का तेल, ये भी नहीं, ग्रेफाइट आ गया। ग्रेफाइट क्या है? बिजली का सुचालक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। चलिए 63 क्लियर हो गया। चलिए 64 नंबर, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ऑप्शन है परिवर्तन द्वारा, परावर्तन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा। अब देखिए सूर्य में जो
ऊष्मा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ये मैंने पार्ट 1 में पढ़ाए थे, ये क्वेश्चन आया था। क्या संलयन द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊष्मा उत्पन्न होती है और हमारे पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा यहाँ हमारे पहुंचते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर 64 का 3 विकिरण द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को आ जाइए कि निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जा रहा है। गतिज ऊर्जा का प्रयोग किस काम के लिए किया जा रहा है, किस प्रकार से? तो देखिए पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए पवन चक्की, जैसे देखिए बहुत सारे राज्य में ऐसे है कि पवन चक्की लगा दिया गया, उससे गेहूं पिसाया जाता है और वो क्या है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 65 का 3 हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गति का जड़त्व नियम। जब देखिए बस एकाएक टर्निंग लेता है तो इस तरह मुड़ जाते हैं, तो यह है गति का जड़त्व नियम का कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 66 का 2 हो जाएगा। आप लोग भी अपना अपना आंसर मिलाते जाइएगा कि कितना सही हो रहा है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन आ गया कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक पर क्या असर पड़ता है। चलिए बढ़ता है ऑप्शन में है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, या बर्फ में अशुद्धता पर निर्भर करता है। देखिए जब दो बर्फ को एक दूसरे से चिपकाएंगे या अटैच करेंगे तो चिपक जाएगा, तो वो क्या होता है, उसका जब चिपक जाएगा तो गलनांक जो है जो बहुत कम जाता है, गलना बहुत धीरे धीरे होता है, और वही टुकड़े टुकड़े कर दीजिएगा तो तुरंत गल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, जब बर्फ को दो सिल्ली को टकरा देंगे तो चिपकने के बाद उसका गलनांक जो है कि घट जाती है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा 67 का 3 हो जाएगा, घटता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती है। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें होकर नहीं गुजर सकती है, तो ये हो जाएगा आपका निर्वात, यानी वैक्यूम में अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं गुजरती है। चलिए 68 का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है। 69 में देखिए, 69 में क्वेश्चन बोला जा रहा है अस्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अस्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र किसको नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो तापीय का, यानी टेम्परेचर जो बोलता है तापीय का नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 69 का 4 तापीय। चलिए 70 में आ जाइए, जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है। फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज है कि जब बर्फ के दो घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, तो देखिए वेडरवाल के बल के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, हाइड्रोजन अबंध रचना के कारण, या सहसंयोजन आकर्षण के कारण। तो हाँ यही होगा, सहसंयोजन आकर्षण के कारण एक दूसरे से चिपक जाता है, और चिपकने के बाद इसका क्वेश्चन बनता है कि गलनांक घट जाती है, यानी गलना जो है बहुत घट जाती है, धीरे धीरे घटती है। तो अगर गलनांक पूछे तो घट जाती है, और किसके कारण चिपक जाती है, तो सहसंयोजन आकर्षण के कारण। तो यहाँ पे आपका 70 का आंसर क्या हो जाएगा, 70 का आंसर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सहसंयोजन आकर्षण के कारण बल जुड़ते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। Thanks for watching this video. Do subscribe and hit the like.